नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल जी के जनकपुर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लूसेंट से तथ्यात्मक विकल्प के रूप में जो इम्पोर्टेंट हैं वो निकाले जाएंगे और जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और मेन फैक्ट निकल कर आए जो आगे हमें परीक्षा के रूप में काम में दे। तो चलिए चलते हैं। लूसेंट का जो स्टार्ट हुआ है वैदिक साहित्य और वैदिक इतिहास, अब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज से। तो आइए। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पूरा जो आपने देखा है कि उत्तर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत फैला हुआ है। पहले ये विशाल भारत था उपमहाद्वीप के रूप में, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अपना श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये सब शामिल था। तो काव्यों और महापुराणों में भारतवर्ष भरत का देश कहा गया है और भरत वही है दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। आपने अभी रिसेंटली में महाभारत देखी होगी जिसमें पहला राजा भरत ही बताया गया, तो उनके ही नाम पर भरत रखा गया है। अच्छा, भारत को इंडिया जो है यूनानियों ने कहा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, अब स्रोत जो हैं कैसे जाने हम इतिहास को, तो इतिहास के जानने के लिए धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋग्वेद हैं, पुराण हैं, ये धर्म ग्रंथ हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक से मिलने वाली महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं किससे, देखो, प्राचीन सर्वप्रथम जो धर्म ग्रंथ है वेद हैं। वेदों के रचयिता हैं वो द्वैपन वेद व्यास को माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, यह उपदेश कौन देता है? पॉइंट नंबर 1, कुटुंबकम, बस वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। इम्पोर्टेंट, इसको लाइन फैक्ट कीजिए आप। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य आपुरुषे मतलब इनकी रचना मनुष्य ने नहीं, देवताओं द्वारा की गई है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों को जो मिलाकर है संहिता कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहा जाता है, ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध जो ज्ञान की संग्रह है उसको ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10,462 ऋचाएँ हैं। पढ़ने वाले, अब इसके ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली के इतिहास, राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो वेद है इससे राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह बात आप ध्यान रखें, यह इम्पोर्टेंट है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के जो 3रे मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। यह थोड़ा इतना, जो वर्ण है हमारे 4 वर्ण, वह 10वें मंडल में वर्णित हैं, जिसमें 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह जो पुरुष आदि ब्रह्मा है क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्मों, विशेषाधिकारों, अधिकारों में स्पष्ट विवेद करता है। यानी कि उनकी क्या क्या स्थितियां थीं,
क्या क्या उनके व्यवसाय थे, दायित्व क्या क्या था अपना, किन दायित्वों को निर्वाह करते थे। जैसे शूद्र का क्या काम था, क्या दायित्व था उनकी, क्षत्रियों की सेवा करना, वैश्यों क्षत्रियों की सेवा करना। और हमारा क्षत्रिय का क्या फर्ज था, तो क्षत्रिय का ये फर्ज था समाज की रक्षा करना। ब्राह्मणों का क्या दायित्व था, ब्राह्मणों का दायित्व सबको ज्ञान देना। कर्तव्यों में स्पष्ट विभेद करता है। यह ईसाई एवं ईसा पूर्व इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह समझ लीजिए कि बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट 1 ईस्वी से पहले को कहा जाता है, और एडी ये 1 ईस्वी की बात को कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार आपने कथा भी सुनी होगी, 3 पग जो नापे गए थे, तो ये ऋग्वेद में ये दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब ये इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी 2017 के उसमें आया था ये 16 या 17 में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि यदि प्राचीन साधन में प्राचीन इतिहास का अगर जानना है तो ऋग्वेद है एक तो, और उसके बाद जो है वह सतपथ ब्राह्मण है, उसका नंबर आता है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के लिए मंत्रों बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो नियमों का संकलन है मंत्रों एवं बलि के, वह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में आप याद रखिए, यजुर्वेद से यज्ञ नियमों विधि, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान है यजुर्वेद में, बस। यह गद्य पद्य दोनों में है यजुर्वेद। यजुर्वेद से आपको क्या लगता है, यह यज्ञ के नियम एवं विधि विधान है और गद्य पद्य दोनों में है। उसके बाद सामवेद। सामवेद का साव अर्थ है गान। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संग, जो इसमें क्या है सामवेद है। सामवेद में यज्ञों के, उसमें क्या होता है यजुर्वेद में, देखिए क्या होता है यजुर्वेद में नियमों का उल्लेख है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये मंत्र गाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई सामवेद में। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये आईएमपी है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। आय भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पठनकर्ता उद्रात कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। आपने यजुर्वेद और सामवेद किसी भी ऐतिहासिक घटना का, ये आईएमपी फैक्ट है, वर्णन नहीं मिलता। ऋग्वेद में है वह ऐतिहासिक घटना है, सतपथ ब्राह्मण में प्राचीन इतिहास को जानना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऐतिहासिक कोई घटना का वो नहीं मिला। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित था। 731 मंत्र थे, 600 पद थे। ये इतना कन्याओं की, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, आईएमपी फैक्ट। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद इस बात महत्व है कि इसमें विचारों, मनुष्य के विचार, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ये आईएमपी मनुष्य के जो विचार हैं और उसके अंधविश्वास हैं उसका विवरण मिलता है। ये थोड़ा ऊपर आप देखिए, पुराण और संबंधित वंश कौन कौन से हैं, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वही है जिसको उत्तर और दक्षिण का सेतु कहा जाता है। वायु पुराण गुप्त वंश। पृथ्वी सूक्त तो अथर्ववेद प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ये इतना आईएमपी नहीं है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरियों का राजा कहा गया। परीक्षित वही परीक्षित है, कौरव वंश का जो पांडव कौरव का जो रहा है परीक्षित। तो कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पत्नियां थी। ये थोड़ा आईएमपी मान लीजिए इसको। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये आईएमपी है। इसमें सबसे बात करें तो अथर्ववेद आपको सबको पता होगा। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। अब जैसे आप वेदों को डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए थोड़ा आपको पहले अध्ययन वेदांगों का करना पड़ेगा। तो वेदांगों का जो है
रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छंद, यह 6 वेदांग हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका जो क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों में मिलता है। पुराण 18 हैं, आपको पता ही होगा। इसके रचयिता लोमहर्ष उग्रश्रवा हैं। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी रचना 18 मैंने अभी बताया, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु और विष्णु, ब्राह्मण, भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ये आप ध्यान रखें, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां, शूद्र जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराण सुन सकते थे, मंदिरों में पूजा पाठ करते। ये इतना आयम भी नहीं है। अब आते हैं अपन आगे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिनमें जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को मैत्रेयनी संहिता है। सर्वाधिक अगर जो निचली स्थिति पाई गई है, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बुरी स्थिति किस उसमें वेद में या किस संहिता में दर्शाई गई है, सबसे गिरी हुई स्थिति, तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में पाई गई है, जिसको जुआ और शराब की भांति तीसरा गुण दोष बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण वही है जिसको ऋग्वेद के बाद स्थान है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। तो सतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त योग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये थोड़ा अब जैन साहित्य आ गया, थोड़ा इसको पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। पूर्वजानी कहानी वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों समकालीन, ये इतना नहीं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक चाणक्य हैं। विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इसको जो अर्थशास्त्र है, इनकी जो पुस्तक है, यह ध्यान रखिए इसका अर्थशास्त्र कोई लेना देना नहीं है, राजनीति की पुस्तक है। 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो क्रमबद्ध अगर लिखा है तो कल्हड़ ने लिखा है। इसकी पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। लेखक पाणिनि, ये सिर्फ पुस्तक के नाम और उनके लेखक के नाम याद रखिए। कायतन की गार्गी संहिता है जो ज्योतिष ग्रंथ है। पुष्पमित्र पतंजलि थे, आइए आईएमपी थी। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि ये योग के गुरु जो आजकल बाबा रामदेव चला रहे हैं, योग दर्शन इन्होंने दिया था, और ये सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर के ही हैं। ये अभी आप इनको थोड़ा देख लीजिए। ईरान का राजवंश है टेरियस। हेरोडोट्स इतिहास का पता आईएमपी थोड़ा। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, उसका जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। डाइमेकस या सारियन नरेश आंतियकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिशियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी, ये कोई टॉलमी, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, आईएमपी है। प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री। आगे आते हैं। चीनी फाइयान है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में लिखा है। अब ये मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए आईएमपी हो जाता है।
क्योंकि इसने मध्य प्रदेश के बारे में वर्णन किया है, रहा है। विक्रमादित्य के समय आया था ये, भारत में रहा और समृद्धि बताया है, भारत की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। हैनसांग, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, यह यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अपना टीचिंग भी किया है, इसने पढ़ाया है वहाँ पे। अलबरूनी की किताब है, किताबुल हिंद है। महमूद गजनवी सद भारत आया था, तहकीक हिंद, भारत की खोज जिसे कहा जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। पुस्तकों के नाम याद होना चाहिए, उसके राइटर और उन पुस्तकों के नाम। किताबुल हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। इनको एक उसमें आपके रजिस्टर में उसको लिख लीजिए, लेखक और उनकी पुस्तक, बस। इसके अलावा आपको इसको कुछ नहीं लिखना है। और ये किसके शासनकाल में किसके साथ आया था और किसके शासनकाल में रहा। इब्न बतूता अरबी लेखक है, रहला इसकी पुस्तक है। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तारनाथ तिब्बती लेखक है, कयुंगर नमक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो पांडे देश की यात्रा कराया था। बोगास कोई एशिया वैदिक देवता इंद्र, ये इतना आईएम भी नहीं है। अब आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो आए उसको पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे। चूंकि अभी जो रिसर्च चल रही है हड़प्पा सभ्यता और वो थी, तो उसमें ये फैक्ट गलत साबित होता है। उसमें कहा है कि यहाँ पे बसे नहीं है, मूलतः यहीं के निवासी थे वो पहले से ही। तो ये फैक्ट अभी थोड़ा मिस, आप इसको पूरा सत्य मत मानिए। जब उसका थ्योरी आएगी तो उसमें बताया जाएगा पूरी तरीके से कहाँ थे वो, कहाँ के निवासी थे, या यहीं के थे या बाहर से आए थे। लेकिन अभी बताया गया कि यहीं के निवासी थे वो। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों ने जो सभ्यता निर्मित की वह वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। ये आईएमपी फैक्ट हो गया है। भाषा संस्कृति आरोही क्रम में। अब इनका जो अपना जैसा होता है, अभी केंद्र है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद क्या है, स्थानीय प्रशासन है, जिला है। तो ऐसे इनका भी होता था प्रशासन आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। कुल, पहले कुल होता था, कुल कुछ लोगों का कुल, जैसे अपन कहते हैं परिवार के बाद जो कुल होता है, परिवार बड़ा हो जाता है तो उसमें उसके बाद जो कुल हो जाता है, कुल के बाद ग्राम, फिर उनसे एक ग्राम बनता है, ग्राम के बाद विश्व बनता है। ग्राम का कई, दो चार ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, और विश्व को मिलाकर, कई विश्वों को मिलाकर जन बनता था, और जनों को मिलाकर राष्ट्र बनता था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, तो जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ये आईएमपी फैक्ट हो गया है आपका। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत्ररथकार कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहा जाते थे। सूत्ररथकार कम्मादी नामक अधिकारी, सूत्ररथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, थोड़ा इसको, ये आईएमपी, दुर्गपति इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये पूछ लिए जाते हैं शब्द कभी कभी। पुरप जो दुर्गपति होते थे, दुर्गों की देख रेख करते थे, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्त, जनता के बीच रहकर उनकी गतिविधियों को देख उस स्पर्श होते थे, उसको स्पर्श कहा जाता है। अब ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि पुरप पुर में रहते थे, यानी दुर्ग की देखभाल ही करते थे, और स्पर्श यानी कि घुल मिलकर, उनसे स्पर्श होकर रहकर जनता की गतिविधियों का देखते थे। ये गुप्तचर थे, पुरप और स्पर्श।
वाचस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आईएमपी फैक्ट, ऋग्वेद में किसी भी तरह की कोई भी ऐसा नहीं है कि न्यायाधिकारी होता हो एक विशिष्ट जिसको चुन लिया हो, जैसे आज की सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है। ऐसा कोई भी एक विशेष नहीं होता था वहां पे। लगभग ग्राम की एक सभा थी, उसको वो तय करती होगी वहां पे उनके, लेकिन विशिष्ट एक व्यक्ति कोई न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। अब यहाँ पे देखिए अपनी लोकसभा राज्यसभा को डिफेंड करती हुई ऋग्वेद में 2 सभाएं हैं। सभा श्रेष्ठ सम्राट लोगों की संस्था थी, जैसे आज राज्यसभा है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की सभा संस्था थी। पढ़े लिखे हुए लोग जाते थे उसमें, अच्छे हाई एजुकेटेड लोगों की संस्था है। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे लोकसभा यहाँ से चुनकर जाती थी। अब देखिए इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। बताइए कितनी छूट थी, भाग ले सकती थी स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती। युद्ध कबीले का नेतृत्व, युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। गविष्टि, गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज, यानी कि गायों के लिए ही युद्ध हुआ करते थे पहले, क्योंकि गाय ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। 10 यज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 युद्ध हुआ है सुदास, और 10 जनों के बीच लड़ा गया है। पुरुषणी रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया। ये याद रखिए, रावी नदी जो है पुरुषणी कही जाती थी पहले। सुदास, जिसमें सुदास विजय हुआ था। ऋग्वेद में 4 वर्णों की व्यवस्था है, किसमें 10 मंडल में दिया गया है। ब्रह्मसूत्र व्यवसाय पर आधारित थे। 10 मंडलों में पुरुष 4 उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का। आर्य समाज जो था पितृ प्रधान था। समाज की छोटी इकाई परिवार कुल थी। परिवार या कुल मुखिया पिता होता था, कुल अब कहा जाता था। भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। थोड़ा इनका नाम आप 1 बार 2 बार याद कर लेना, पढ़ लेना, इनको तो याद हो जाएंगे आपको। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों अमाजु कहा जाता था। जो विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, अमाजु कहा जाता। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आज के कई व्यक्ति हैं जो इस बात को डिफेंड करते हैं कि नहीं, पहले देवता भी शराब पीते थे, सोमरस कहा जाता था। वह वनस्पति द्वारा बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, बास, अधिवास और उष्णीव। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अब ये दर्शन है, ये आईएमपी है, उसके प्रवर्तक है। ये आईएमपी पूछ ली जाती है। चरवाक दर्शन जो है, चरवाक दर्शन दिया है चरवाक ने। योग दर्शन पतंजलि, यह सीहोर से संबंधित है, मध्य प्रदेश के सीहोर से। सांख्य कपिल, सांख्य दर्शन कपिल ने दिया है। न्याय दर्शन गौतम ने दिया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वदरायण, वैशेषिक कणाद उलूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़। यह इतना आईएमपी नहीं है। व्यवसाय मुख्यतः पशुपालन एवं कृषि कहते थे। गाय को अगन्य ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था, और मृत्युदंड भी इसकी, अगर घायल करने वाले को मृत्युदंड दे दिया जाता था। प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय पशु घोड़ा था। गाय बहुत पूजनीय थी, लेकिन प्रिय पशु जो उनका तो घोड़ा था। आर्यों द्वारा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। श्यामाइस कहा जाता। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को श्याम अयस्क, लोहे को और तांबे को श्याम लोहित अयस्क कहा जाता था।
नहीं, आप समझ लो कि लोहित ऐसे लोहे आपको कहा जाता है, नहीं, तांबे को कहा जाता है लोहित ऐसे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते, जो था दूर दूर तक जाते थे व्यापार के लिए उसको पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। बैंक नोट कहा गया है ब्याज लेने, सूद देकर ब्याज लेने वाले को। अब मनुष्य और देवता के बीच अग्नि का कार्य बताया गया है। देवता निभाने वाली भूमिका निभाने वाले देवता जो थे अग्नि थे। जैसे हम अभी भी कहते हैं कि यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं और देवताओं के पास पहुंचती है, तो माध्यम जो था वह अग्नि थी, अग्नि देवता थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का सर्वाधिक बार हुआ है। अब ऋग्वेदिक काल में कुछ नदियां हैं, यह नदियां आपको 2-4 बात पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा आपको याद हो जाएंगी। 2-4 नदियां ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुब्र, कुर्रम, कुंभा, काबुल, जो आज की काबुल नदी उसको कुंभा कहा जाता है। बिस्तता, झेलम, बिस्तता का भी युद्ध हुआ था। अस्कनी, चिनाब, पुरुषणी, दसराग युद्ध पुरुषणी नदी किनारे हुआ था। रावी, सूत्रदी, सतलज, विपाशा, व्यास, पहले व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। सदानीरा, गंडक, दृशदधी, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, ये कुछ नदियां हैं। इनमें पुरुषणी, विस्तृता और अस्कनी, विपाशा ये थोड़ी आईएमपी नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर वगैरह इनसे होकर जाती हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ये कुछ देवता दिए हैं: आदि, मरुत, विष्णु, पालनकर्ता, आपको सब पता ही है इनके बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे। वर्ण व्यवसाय से पहले क्या था, ऋग्वेदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय के आधार पर होते थे। जैसे जो मोची का काम करता था जो शूद्र वगैरह कहलाता था, सेवा करता था। जो क्षत्रिय कोई लड़ने के लिए जाता था वो क्षत्रिय कहलाता था। अब क्या होता, जन्म स्थान कर दिया, जन्म क्या था, यानी कि क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, शूद्र का लड़का ही शूद्र होगा। ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तरिक वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। निष्क और शतमान, ये आईएमपी। सांख्य दर्शन भारत की सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ये आईएमपी है, सांख्य दर्शन। अब इसका सांख्य दर्शन कौन है, कपिल मुनि सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, पहला प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, कई परीक्षाओं में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। तथा इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। गायत्री में सवित्र नामक देवता को संबोधित, जिसका संबंध गायत्री से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत, रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। यह आईएमपी है। वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। तो दोस्तों, ये पूरा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इसको आप और पढ़ लें 1-2 बार। इसके बाद जो अगला होगा, हम इसके विकल्प तुरंत, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा इनके विकल्प होगा जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो विकल्प लिए जाएंगे और आपको
इसके विकल्प के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी पूर्णतः तैयारी हो। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप कोई सी भी परीक्षा, खासकर एमपी की परीक्षा, एमपीपीएससी प्री है, और भी पुलिस कांस्टेबल है, जेल प्रहरी है, पटवारी है, व्यापम की जितनी परीक्षाएं हैं, कभी भी आप वैदिक काल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये गारंटी है, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप मेहनत करिए और एक से अधिक किताबें पढ़ने की कोशिश न करें, एक ही किताब को बार बार पढ़ें। आपकी लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, अगर आप इससे भी पढ़ेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आप निश्चित ही सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिससे सब्सक्राइब बढ़े। बस इतना सा ही निवेदन है मेरा। धन्यवाद।